Hi guys, Varun Wadhav this side. I'm a founder of 3 companies, York Store, Edon Plus and VN Skating Academy. आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आपको समझ आएगा कि अब हमको आगे कैसे लेके जाना है अपने बिज़नेस को आगे कैसे लेके जाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपको चाहिए होते हैं फंड्स, आपको चाहिए होता है पैसा, पैसे से पैसा बनता है, सुना है ना। तो अब हमको अपनी कंपनी के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से ला सकते हैं? तो दुनिया में कहीं पे भी हाथ पैर मार लो, सिर्फ 2 तरीके आपको मिलेंगे पैसा लाने के अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए, अपने पर्सनल ब्रांड के लिए। आप चाहे बिजनेस ओनर है, आप चाहे स्टार्टअप ओनर है, चाहे आप पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं, आपको इन तीनों को अगर अच्छे लेवल पे स्केल करना है तो आपको कैश फ्लोज की जरूरत पड़ेगी, आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो अब पैसे लाए कैसे जा सकते हैं? एक तो होता है बूटस्ट्रैपिंग, पर बूटस्ट्रैपिंग से फिर एकदम से ग्रोथ नहीं आती। आपका ग्राफ यूं चलता है। अगर आपको जे कर्व लेना है, अगर आपको एकदम से ऐसे उठाना अपना, तो आपको क्या तरीके देखने पड़ेंगे। वो 2 तरीके कौन से होते हैं आज हम उनकी बात करेंगे। और 10 फैक्टर्स में मैंने डिवाइड किया इस चीज़ को, तो हम 10 फैक्टर्स के थ्रू जानेंगे कि कैसे हम इन दोनों ऑप्शंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब पैसे लाने के लिए, फंड रेस करने के लिए जो 2 तरीके वो हैं डेट और इक्विटी। अब डेट में आपका क्या होता है? डेट मतलब हो गया उधार। अब उधार आपको कैसे मिलता है? आपको बैंक्स, काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हेल्प करते हैं। ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, बहुत सारी नॉन फाइनेंशियल बैंक्स भी हैं जो कि बैंक्स नहीं होते बट वो आपको लोन्स देते हैं, जो आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके बिजनेस के लिए लोन। जैसे कि HDFC बैंक हो गया, आपका ICICI होम लोन है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा बैंक्स हैं, आपको दिख जाएंगे स्क्रीन पे। तो ये वाले बैंक्स आपको लोन्स प्रोवाइड करा देते हैं। अब इन लोन से क्या होता है, इसके चलो हम आगे फैक्टर्स में बात करेंगे। और दूसरा तरीका होता है इक्विटी। इक्विटी में आपको क्या होता है? इक्विटी में जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया, जैसे सपोज आपके रिलेशन में कोई है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, तो आपको ये सारे इक्विटी डिसॉल्व कराते हैं। या फिर आप जब अपना IPO निकाल देते हैं कंपनी का, जब आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में आ जाती है, तो वो भी एक तरीके से आप अपनी इक्विटी डिसॉल्व करते हैं। तो 2 ही तरीके हैं पैसे लाने के। अब आपको वो 2 तरीके के बारे में पता चल गया कौन से होते हैं, डेट और इक्विटी। अब हम आगे 10 फैक्टर्स में इनको डिवाइड करके देखते हैं कि आपके बिजनेस के लिए, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, आपके अभी के बिल्कुल सिनेरियो के हिसाब से आपको पैसे चाहिए अगर, तो आपको डेट लेना चाहिए, आपको उधार लेना चाहिए, आपको लोन लेना चाहिए, या फिर आपको अपनी इक्विटी डिसॉल्व करनी चाहिए। दोनों फैक्टर बिल्कुल सही होते हैं। दोनों तरीकों से बहुत ज़्यादा स्केल होता है। पैसे हर जगह से कमाए जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उधार लेके काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ढंग से उधार लेते हैं, अभी इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप ढंग से उधार लेते हैं तो आप बहुत मुनाफे में हो सकते हैं। अगर आप ढंग से अपनी इक्विटी डिसॉल्व करते हैं तो भी आप बहुत मुनाफे में हो सकते हैं। अगर आप दोनों में से कुछ भी गलत करते हैं, अगर आप ढंग से उधार नहीं लेते तो आप बैंकरप्ट हो जाएंगे। अगर आप ढंग से इक्विटी नहीं देते किसी को तो फिर आपका कुछ मुनाफा नहीं होगा। तो हम 10 पैरामीटर्स की बात करते हैं जहाँ से हमको समझ आएगा कि हमको क्या लेना है, क्या डेट लेना है अपनी कंपनी के लिए, या फिर इक्विटी डिसॉल्व करनी है। तो पहला है कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक स्टार्टअप नया आने वाला है, एडॉन एस्टेट्स। अब एडॉन एस्टेट्स में क्या हो रहा है कि हमारे को 2 साल तक कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, हमने अपने पैसे लगाने हैं। और इसी के ये एडॉन एस्टेट्स जो है, एडॉन प्लस एडॉन एस्टेट्स की पेरेंट कंपनी है। तो अब जो पेरेंट कंपनी है उसकी पैसे आने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हाई थी। तो हमने क्या किया, उसमें हमने कुछ नहीं लिया, हमने अपने पैसे लगा दिए। मतलब एक तरीके से हमने डेट लिया। अगर हम देख रहे हैं तो हमने अपने ही पैसे लगाए। तो हमने यॉर्क स्टोर से पैसा निकाला, मतलब यॉर्क स्टोर से हमने उधार लिया और हमने एडॉन प्लस में लगा दिया। बट अब क्या हो रहा है, एडॉन एस्टेट्स जो है, एडॉन एस्टेट्स को हमने 2 साल बाद प्रॉफिटेबल करना है। अभी 1 साल 1.5 साल तक वो बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला और उसमें पैसे लगेंगे, लगातार लगते रहेंगे। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम उसमें इक्विटी डिसॉल्व करेंगे। अगर आप में से किसी को इक्विटी लेनी है एडॉन एस्टेट्स की तो आप मेरे से या हर्षित से बात कर सकते हैं, बट वीडियो पे रहते हैं। तो फिर कैश फ्लो प्रोबेबिलिटी में आपको चेक करना है कि आपका अगर सपोज बिजनेस है, आपके बिजनेस में जैसे पहले साल कोई पैसा नहीं आ रहा, दूसरे साल कोई पैसा नहीं आ रहा, तीसरे साल आपने ऐसा प्लान बना रखा है कि पहले साल में आपकी इन्वेस्टमेंट लग रही है, दूसरे साल में आप स्केल कर रहे हैं, और तीसरे साल में जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया या फिर आपने अपना कमर्शियल नेटवर्क बना लिया, आपने कोई भी ऐसा नेटवर्क बना लिया, या फिर आपको पता है कि 1 साल पैसा नहीं है इस बिजनेस में, पर 1 साल तक आपको मेहनत करनी है। जैसे कि बहुत सारे जगह होती है, जैसे आपका न्यूज़लेटर होता है, इनमें भी आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फ्री काम करना पड़ता है, उसके बाद आपको कैश फ्लोज आते हैं। तो ऐसे वालों में ना आपको उधार नहीं लेना, ऐसे वालों में आपको इक्विटी डिसॉल्व करनी है। इसका रीज़न ये है कि अगर आप इक्विटी डिसॉल्व कर देंगे तो आपका जो साथ वाला पार्टनर है उस पर भी सेम बर्डन आएगा। पर अगर आप उधार ले लेंगे, उधार का इंटरेस्ट आपका हर महीने के बाद से स्टार्ट हो जाता है, तो आप इंटरेस्ट ही पे करते रह जाएंगे, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस वाले में फ़ायदा होता है आप इक्विटी लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो सेकंड पैरामीटर जो मैंने देखा है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब अगर आपका प्रॉफिट्स ज़्यादा है तो आपका मार्जिन भी ज़्यादा होंगे। अगर आपका मार्जिन ज़्यादा है तो आप फिर उधार ले सकते हैं।
आपको इक्विटी डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास कैश फ्लोज आ रहे हैं, आपके पास मार्जिन आ रहे हैं, तो आप मार्जिन साइड करके कैश फ्लो से अपने जो आपका इंटरेस्ट चल रहा है उसकी आप रीपेमेंट करते रहेंगे, तो इससे आपको बर्डन नहीं होगा। बट अगर सपोज आपके पास आपके कैश फ्लोज कम है या आपके मार्जिन्स कम है, तो फिर आपको इक्विटी डिसॉल्व करनी चाहिए कि कभी बाय चांस ऐसा ना हो कि अगर आपका थोड़ा सा कैश फ्लो रुके और आपका इंटरेस्ट चढ़ रहा है, तो आप इंटरेस्ट के दबाव में आ जाएंगे। आप एकदम से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी नेटवर्थ जो है ना माइनस में जा रही है, क्योंकि आपको पल्ले से देने पड़ रहे हैं और सामने वाला पेमेंट आ नहीं रही है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि आपकी जो इक्विटी है वहाँ पे डिसॉल्व तभी, इक्विटी तभी आप शेयर करें जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो। अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है तो फिर आप उधार लेंगे, तो फिर आप डेथ पे जाएंगे। तो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ फंड। आपके फंड जो आप मतलब एक फंड ले रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट पड़ रही है आपको। तो अब इक्विटी की कॉस्ट थोड़ी हाई होती है, डेथ की कॉस्ट थोड़ी कम होती है। अब डेथ की कॉस्ट कम इसलिए होती है क्योंकि उसमें कोई आपका मालिक नहीं है, आपके साथ कोई और काम नहीं कर रहा, आपका ग्रोथ में कोई साथ नहीं दे रहा। आपने बस एक पैसा लिया और एक फिक्स अमाउंट, जितना आपका इंटरेस्ट आपने 1% पे लिया, 2% पे लिया, 10% पे लिया, आपने जितने % पे भी उधार लिया, आपको बस एक वो देते रहना है। तो उसमें किसी की ओनरशिप नहीं है, आपने बस पैसा उठाया और आप बस पैसा दे रहे हैं। तो इसमें आ जाता है कि आपके फंड्स की थोड़ी सी कॉस्ट कम होती है। बट अगर आपने इक्विटी ली तो आप बंदे को, सामने वाले बंदे को पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हैं, वो आपकी ग्रोथ का भी हिस्सा है। अगर उसकी इक्विटी काफ़ी हाई है तो वो आपके साथ डिसीजन भी ले सकता है, उसकी डिसीजन मेकिंग भी होगी उस कंपनी में, तो उसमें आपकी थोड़ी सी जो फंड की कॉस्ट होती है वो थोड़ी हाई हो जाती है। तो वो आपका एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको अपनी कंपनी की इक्विटी देनी है या फिर आपको उसके साथ अपने डेथ लेके आना है और उसके साथ मैनेज करना है। देखो ये सारे क्राइटेरिया मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारे एनालाइज आपको करने पड़ेंगे। अगर आपको स्टिल थोड़ी सी भी दिक्कत आती है इन सारी चीज़ों में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट एडॉन प्लस। हम बैठे ही हैं इन सारी चीज़ों के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। बट टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ से आपको क्या होता है कि एक आपका वो पार्टनर बन जाता है, आपके साथ वो उसकी पूरी लाइफ जुड़ जाती है। जब तक उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं उसकी भी वो कंपनी है, तो इसलिए इक्विटी की थोड़ी सी कॉस्ट थोड़ी हाई होती है। तो आपको देखना है आपने पार्टनरशिप, अपने पास ओनरशिप ज़्यादा रखनी है या फिर आपने अपना कर्जा ज़्यादा रखना है। अगर आपको अपने पास ओनरशिप ज़्यादा रखनी है तो आप फिर उधार पे जाइए। अगर आपको अपने पास पैसे ज़्यादा रखने हैं और आपको रिस्क कम रखना है तो फिर आप इक्विटी पे जाइए। फोर्थ पॉइंट है कोलैटरल। अब कोलैटरल क्या होता है, आपका प्लांट हो गया या आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो गई या फिर आपके पास कोई इक्विपमेंट है जिनकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। सपोज आपके पास कोई प्रिंटिंग प्रेस की मशीन है जिसकी कॉस्ट ही 2 लाख रुपए, तो और आपको 1 लाख का लोन है, तो आप उसके पेपर रख के आप बैंक से लोन ले सकते हैं। तो आपको अब यहाँ पे डेट मिलता है बैंक से, आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ता है। सपोज आपने अपने गाड़ी के कागज़ रखवा दिए, घर के कागज़ रखवा दिए, तो मतलब एक कोलैटरल आपको रखवाना पड़ता है। बट आपको ये इन्वेस्टर के पास नहीं कराना होता है। इन्वेस्टर, क्योंकि कोलैटरल बैंक को स्टोरीज नहीं चाहिए, बैंक इमोशंस नहीं समझेगा। बैंक जो आपको जो उधार दे रहा है वो आपके इमोशंस नहीं समझेगा, वो समझेगा आपको कि आप उसको क्या रखवा रहे हैं कि जिससे आप उसका ब्याज दे सके। अगर आप वो फेल हो जाते हैं तो वो अपना पैसे कैसे रिकवर करे। बट इन्वेस्टर जो है वो आपकी स्टोरी समझेगा, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ आपका जो प्लान है वो बहुत सही है, तो इनको इतने पैसे देना ज़रूरी भी है और इनको देना फ़ायदेमंद होगा। तो आपके पास अगर कोलैटरल है तो आपको डेट मिल सकता है, अगर आपके पास कोलैटरल नहीं है तो फिर आपको इन्वेस्टर ही ढूंढना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है इन्वेस्टर्स रिस्क। अब ये इन्वेस्टर की नज़रों से देख रहे हैं कि इसमें ना आपको रिस्क होता है। अगर सपोज मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो अब मैंने प्रोमिसेस पे, आपके विजन्स पे, आपके ड्रीम्स पे इन्वेस्ट किया है, मैंने आपके अभी कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। और डेट जो होता है, डेट में आपको बहुत कम रिस्क होता है क्योंकि आप एक कोलैटरल रख के रखवाते हैं। अगर आप सपोज करोड़ों का लोन ले रहे हैं तो आप अपने घर के कागज़ रखवाएंगे या आपने अपने ऑफिस के कागज़ या अपनी कोई गाड़ी के कागज़ रखवाएंगे। आप जितने का भी लोन ले रहे हैं आपको उससे थोड़े से ज़्यादा अमाउंट का एक पेपर रखवाना होता है। तो अगर आप लोन रीपेमेंट करने में फेल हो जाते हैं तो वो लोग आपके एसेट को बेच के, जो आपने कोलैटरल रखवाया उसको बेच के आपके पैसे वापस वो अपने कवर कर लेते हैं। तो इसमें डेट पे कम रिस्क होता है और इन्वेस्टर में ज़्यादा रिस्क होता है। तो फिफ्थ पॉइंट इन्वेस्टर रिस्क है। तो सिक्स्थ पॉइंट है ओनरशिप। अब सपोज आपकी एक कंपनी है और मैं आपके पास आया और आपने मेरे से बोला कि मेरे को आप पैसे दे दीजिए, अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर लीजिए, तो एज ए इन्वेस्टर मैं आ रहा हूँ। अब अगर आप मेरे को कहते हैं कि आप मेरे को सपोज इतने पैसे दे दीजिए, 10 लाख दे दीजिए, मैं आपके 3 साल बाद 10 लाख रुपए वापस कर दूंगा और अभी मैं हर महीने उस 10 लाख रुपए पे आपको 1% इंटरेस्ट दूंगा, तो उसमें आप मेरे को ओनरशिप नहीं देंगे, उसमें मैं आपकी कंपनी की इक्विटी नहीं ले सकता, उसमें आप मेरे को एक डेट टाइप दे रहे हैं। मतलब मैं आपको एक उधार दे रहा हूँ, तो अब आपके ऊपर वो डेट आ रहा है।
पर अगर मैं कहूँ कि नहीं, मेरे को पूरे पैसे वापस मत करना, जो आपने 10 साल बाद वापस करना है वो मत करना, मेरे को इंटरेस्ट भी मत देना, आप मेरे को सिर्फ ओनरशिप दे दो। मतलब अगर मैं आपकी कंपनी में इतने पैसे दे रहा हूँ, आपकी कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए, मैं आपको 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मेरे को आप 30% की पार्टनरशिप दो। अब इसमें क्या होगा, मैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाऊँगा, मेरा पूरा मालिकाना अधिकार होगा, मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि कितना पैसा आ रहा है, कितना मार्केटिंग बजट लग रहा है, कितने का माल उठा रहे हो, तो ये सारी चीज़ होती है। तो 6 पॉइंट ओनरशिप का है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 7th पॉइंट है रिटर्न्स। अब रिटर्न्स का मतलब कि जैसे अब आप किसी से उधार ले रहे हो, तो आप बैंक से उधार ले रहे हो, तो यूजुअली इनके ना फिक्स रेट होते हैं, मतलब कि ये इतना 3% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। आप होम लोन ले रहे हैं तो इतना % का रेट चार्ज करते हैं वो लोग। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो बिल्कुल रिटर्न्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। तो आपको इसमें ये देखना है कि आप फिक्स रिटर्न देना प्रेफर करेंगे या फिर आप हायर या लोअर रिटर्न देना प्रेफर करेंगे। अब जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर में कोई रिटर्न्स नहीं होते, उसमें क्या होता है, उसमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। सपोज कि अगर कंपनी आपकी प्रॉफिटेबल हो गई तो उसके इन्वेस्टर का पैसे वापस आ जाते हैं, और पैसे ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आ जाते हैं। सपोज उसने 3 लाख रुपए लगा के 30% की पार्टनरशिप ले ली, आपकी कंपनी की 10 लाख रुपए वैल्यू थी, और अब आपकी कंपनी की 10 करोड़ रुपए वैल्यू हो गई है, तो उसको 3 करोड़ का फायदा हो गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो इसमें, और अगर आपकी कंपनी की 10 लाख वैल्यू थी और अब 10,000 हो गई है, तो फिर वो 3,000 पे आ गया, 3 लाख रुपए लगा के। तो यहाँ पे जो रिटर्न्स होते हैं वो इक्विटी में बहुत वेरिएबल होते हैं, वो ऊपर नीचे बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं। बट डेट में क्या होता है, वो फिक्स होते हैं। तो अब आप इन्वेस्टर हो तो आपको देखना है कि आपको कैसे जाना है, और अगर आप ला रहे हो पैसा तो आपको देखना है कि आपने कैसे, मतलब डेट लेना है या फिर आपने इक्विटी डिसॉल्व करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपसाइड फॉर द इन्वेस्टर। अब इसमें क्या होता है ना कि एकदम से कितना रिटर्न आ रहा है इन्वेस्टर को। अब जैसे अब आपको फंड लाने हैं, तो आपको देखना है कि फंड कैसे आए। तो अगर मैंने बताया था डेट से लाएं या फिर इक्विटी से लाएं, तो हम दोनों में एनालाइज करते हैं कि अगर डेट से आते हैं तो क्या होता है, आपने डेट से फंड लिए तो उसमें आपको, उसको जिसने आपको उधार दिया या बैंक ने दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 साल में $1 बिलियन की कंपनी बन जाए या आप 1 साल में पूरे फेल हो जाए, उनको बस वापस उनके इंटरेस्ट आ जाएंगे, तो उन्होंने अपना पैसा कमा लिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वो आपके बिजनेस प्लान में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, स्टार्टिंग में दिखाएंगे, उसके बाद अगर आप चेंजेस कर रहे हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बार लोन देने के बाद आपका कितना ब्रेक डाउन हो रहा है, उनको उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप इमोशनली कितने वीक हो रहे हैं काम करते हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसने आपको डेट दी है। बट जिसको आपने इक्विटी दी, जो आपकी कंपनी में आया, आपके साथ काम कर रहा है, उस बंदे को आपके इमोशन से भी फर्क पड़ेगा। उसको कंपनी ऊपर जाएगी तो भी बहुत फर्क पड़ेगा, नीचे जाएगी तो वो अपने एफर्ट्स डाल के उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप किसी सेक्टर में वीक है, तो आप डेट ना लेके आप एक इंसान ढूंढिए जो उस सेक्टर में अच्छा है और उसको इक्विटी डिसॉल्व करिए। जैसे अपना एग्जांपल दूं तो मेरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट थोड़ा वीक था, क्योंकि मेरे को वो करना पसंद नहीं है। वीक एज एन मेरे को आता है सारा कुछ, बट मेरे को वो पसंद नहीं है, ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगता। तो मेरी कंपनी में हर्षित ढींगरा जो मेरे साथ है, उसका ये सारा डिपार्टमेंट है, और उसको मार्केटिंग एंड सेल्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, तो वो सारा डिपार्टमेंट मेरा है। तो इससे क्या होती है, हमारी इक्विटी बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो पाती है कि हाँ ये काम तेरा है तो इतने % के तू रखेगा, इतने % का काम मेरा है तो मैं करूँगा। तो आपको ऐसे देखना होगा कि ऐसे बंदे ढूंढिए जो आपके साथ ग्रो करने में आपकी हेल्प करें। तो सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता, आपको बंदे भी लाने हैं ना, क्योंकि सिर्फ फंड्स पैसे से ही नहीं आएंगे, बंदों से भी आएंगे। तो आप देखिए कि जहाँ पे इक्विटी डिसॉल्व करनी है वहाँ पे आप इक्विटी डिसॉल्व करें, जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं डेट लेना चाहिए, मेरे को ये काम मैं संभाल लूँगा और यहाँ पे मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो बस इस सेक्टर के लिए मैं सिर्फ डेट रेस करता हूँ। तो आपको वो सारा एनालाइज करना होगा पिछले पॉइंट्स के बिहाफ पर, अभी आगे वाले 2 पॉइंट्स के बिहाफ पे। तो जो 9th पॉइंट है वो है ग्रोथ कैपिटल। अब इसमें क्या होता है ना कि ग्रोथ कैपिटल एज इन कि कितनी आपकी ग्रो करवा रहा है वो चीज़, इक्विटी ज़्यादा ग्रो करा रही है आपको, या फिर आपका डेट ज़्यादा आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। अब जैसे कि जो देखा जाता है डेट जो होता है वो थोड़ा ग्रोथ कैपिटल कम होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपको हर महीने पैसा देना है और इंटरेस्ट के साथ देना है, जो कि ना धीरे धीरे मतलब आपको बहुत स्लोली पीछे खींचता है। मतलब हर दिन अगर आपको इंटरेस्ट नहीं देना होता, वो आपको अगर किसी ने अभी तक उधार लिया होगा तो उसको समझ आ रहा होगा कि अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, 0% पे पैसा उठाते हैं तो कितना फ़ायदा होता है। तो पर 0% पे मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो वो दे दे, बाकी बैंक्स या फिर कोई इन्वेस्टर ये तो वो तो देते नहीं, या जो ब्याज पे पैसा देता है वो सब कोई नहीं देता। तो अब इक्विटी जो होती है उसके कंपेरेटिवली, अब जैसे आप समझ गए डेट जो होता है वो धीरे धीरे आपको खींचता है, तो आपकी ग्रोथ कैपिटल में थोड़ा सा वो लैग करता है। और वेयर एज इक्विटी जो होती है उसमें क्या होता है आपको कोई रोक टोक नहीं होती। मतलब एक इन्वेस्टर होता है, उसने इतना पैसा लगा दिया, उसने ये सोच के लगाया कि मैं इस कंपनी से इतनी रिटर्न उठाऊंगा। अब जिस दिन आपकी वो कंपनी की वैल्यू हो जाती है, अगर उसको लगता है कि हाँ यार इसकी स्टोरी में और पोटेंशियल है, इसके बिजनेस में और पोटेंशियल है, ये अभी और ग्रो करेगा,
तो वो क्या करता है, वो और पैसा आप में इन्वेस्ट कर देता है। अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये और ग्रो नहीं करेगा, तो वो क्या करता है, अपने पैसे लेता है और चला जाता है किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता है। तो ऐसे काम करते हैं ये सारे। तो इक्विटी में मेरे को पर्सनली इक्विटी डिसॉल्व करना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि थोड़े से स्टेक्स कम हो जाते हैं, बट आप पे बर्डन कम रहता है, आपके ऊपर उधारी का बर्डन कम रहता है। आपको ये सारी चीज़ें रहती हैं कि हाँ यार हम लोग मिल के भी काम कर रहे हैं, तो एक टीम वर्क भी हो जाता है। वो आपने सुना होगा ना, 1 और 1 11, वो सारी चीज़ें भी इधर इक्विटी में पॉसिबल है। डेट में थोड़ी सी सरदर्दी ज़्यादा है, डेट में आपको अकेले देखना है, पर हाँ डेट का ये फ़ायदा है कि आपके पास पूरा मालिकाना हक पूरा 100% का आप पे रहता है। बट अगर आप कंपनी का फ्यूचर में IPO निकालते हो तो भी आपने इक्विटी तो डिसॉल्व करनी ही पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में ही कर दो। तो ठीक है, अब वो पर्सनल चॉइसेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब लास्ट पॉइंट है कैपेसिटी टू रेज कैपिटल। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक कैपेसिटी होती है, मतलब आप इससे ज़्यादा का फंड नहीं ला सकते, इससे ज़्यादा। जब सपोज बैंक है, वो आपको उधार देता है, वो आपको डेट देता है, तो वो कैसे देता है? अगर आप कमाई 50,000 रुपये रहे हैं महीने के, तो आप 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या होता है, वो कैसे बैंक कैसे देखते हैं कि इस कंपनी को इतने का ही लोन देना है। चाहे आपके पास 10 करोड़ की ज़मीन पड़ी हो, आप कहे कि ये लो 10 करोड़ की ज़मीन का कोलैटरल लो और आप मेरे को इस बिजनेस के लिए इतना पैसा दे दो, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो आपकी कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं कि यार इस कंपनी की इतनी वैल्यूएशन जा रही है, वो इतने पैसे कमा रहे हैं, मंथली सालाना इतने पैसे कमा रहे हैं, तो उसका 50 या 60 या 40% तक ही वो बैंक को रीपेमेंट करेंगे। पूरा 100% भी तो नहीं देंगे, क्योंकि उनको बिजनेस भी सस्टेन करना और जो कमा रहे हैं उनको पर्सनल लाइफ भी देनी है, सैलरीज भी देनी है। तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट का 50, 40, 30 या 60% तक दे देंगे मैक्स टू मैक्स, बैंक को रीपेमेंट करेंगे। तो उस हिसाब से बैंक देखता है, और एक जो लेवल होता है, वो लेवल जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद कोई और बैंक लोन देने से मना कर देता है कंपनी को। बट वेयर एज इक्विटी, अगर हम इक्विटी को इससे कंपेयर करें तो इसमें कुछ ऐसा नहीं होता। इसमें आपके पास कोई कैपेसिटी नहीं है। जब तक आपकी ग्रोथ कैपेसिटी नजर आ रही है ना, जब तक ऐसा लग रहा है कि कंपनी की अभी और ग्रोथ है। सपोज जैसे एडॉन प्लस का एग्जांपल लें, तो एडॉन प्लस ने अभी ये लेवल अचीव किया, अब इनको लग रहा है कि एडॉन प्लस में अब इसके बाद कोई ग्रोथ नहीं है, और उधर सडनली हम एक और बिजनेस मॉडल बदल दें या कुछ इंटीग्रेट कर दें, अब लग रहा है कि यार इसमें और पोटेंशियल है, तो फिर हम एक और बार फंडिंग उठा सकते हैं, फिर हम और इक्विटी थोड़ी सी डिसॉल्व करके हम और इन्वेस्टमेंट्स ला सकते हैं। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की अगर आपका बिजनेस में पोटेंशियल आए जा रही है तो आप एक बार पोटेंशियल के हिसाब से आप इक्विटी रेज कर सकते हैं। बट डेट पे इस थोड़ी सी लिमिटेशन होती है। और बैंक क्या करता है, अगर जब आपके पास फंडिंग आ जाती है ना, जब आपके पास इक्विटी वाले ज़्यादा लोग हो जाते हैं, उनकी भी प्रोफाइल्स अच्छी होती है, तो आपको बैंक भी डेट देता है कि और पैसा मिलता है। तो अगर आपको ज़्यादा पैसा उठाना होता है बार बार, तो और डेट के फॉर्म में उठाना है, तो आपको इक्विटी भी डिसॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये सारी बहुत मैथ्स होती है। तो अगर आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझना है, कंसल्टेशन के साथ समझना है, तो यू कैन कॉल एडॉन प्लस एनी टाइम। मैं हेल्प करूंगा। हर्षित फाइनेंशियल एक्सपर्ट है जो हमारा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट का या फाइनेंशियल प्रैक्टिशनर, क्योंकि वो भी बहुत सारी कंपनियों का दुबई में काम कर रहे हैं, सारा फाइनेंस से रिलेटेड। तो दोनों चीज़ों में आपकी हम हेल्प करने में बहुत आगे रहेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आएगा हमारे साथ। तो एडॉन प्लस से आप कांटेक्ट कीजिए। और अब आपने ये 10 पॉइंट जो भी बताए हैं, सारे एनालाइज करके ही अब फंड लाने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताऊँ, बहुत ज़्यादा मार्केट प्रूफ है। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है इनके लिए, बहुत ज़्यादा हर जगह से पॉइंट्स उठाए हैं, देखा है मैंने, समझा क्या क्या फ्लॉज आए हैं, लोगों के फीडबैक लिए जो इस इंडस्ट्री में टॉप पे हैं उनसे बात करी, तब जाके एक वीडियो फाइनल हुई है ये वाली। और सारी ऐसी जो बिजनेस वाली वीडियोज़ होती हैं वो सारी ऐसी फाइनल होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ भी इससे फ़ायदा होता है कमेंट करके बताना, फ्यूचर में होता है तो मेरे को पर्सनली कॉल कर लेना, बातें करेंगे, मज़ा आएगा। चलो, थैंक यू सो मच।